हे राम। तब भी ये कहा गया जब ये मामला सामने आया और लोगों को ये लगा कि क्या ऐसा करने वालों के हाथ नहीं कांपे, ऐसा करने वालों के दिल में दिमाग में ये बात आई कैसे। और अब एक बार फिर से ये इसी तरीके से हे राम मुंह से निकल रहा है, क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि लूट के बाद सबूत कांड भी हो गया है क्या। अगर 20 दिन से ज्यादा का वक्त उन लोगों को मिल गया जो ये गड़बड़ करने में लगे हुए थे, तो क्या उन्होंने अभी तक सबूत और बड़े सबूत बचने दिए होंगे। जाहिर वो अपने बचाव में लगे हुए होंगे, और अगर इतना बड़ा इतना ज्यादा लंबा वक्त उनको मिल गया है तो क्या उन्होंने सबूत बचने दिया होगा। खास तौर से इस मामले में बड़े नाम माने जाने वाले लोग, जिनके संदर्भ में यह भी कहा जाता रहा कि उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, उनके बाहर रहते हुए क्या सबूत बचे होंगे। और फिर उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद पुलिस की तरफ से रिमांड नहीं ली जा रही उन लोगों की जिनको गिरफ्त में लिया गया था। एक बार फिर से वो जुडिशियल कस्टडी में भेज दिए गए हैं। तो अगर रिमांड नहीं ली जाएगी, उनको अलग अलग उनके साथ पूछताछ करके इस मामले की तह तक जाने की कोशिश नहीं की जाएगी, अगर इतने दिनों का वक्त मिल जाएगा और सबूतों को गायब करने की मानसिकता रखने वाले लोगों के लिए यह वक्त जाहिर है मुफीद होगा, तो फिर जांच किस तरफ जा रही है और जांच की किस लिए जा रही है। ये बहुत बड़े सवाल हैं आपके सामने, हम आज ये रखेंगे। इससे जुड़े हुए तमाम अलग अलग पहलुओं को समझने के लिए हमारे साथ अलग अलग मेहमान होंगे, उनका नजरिया देखिएगा जरूर, सुनिएगा जरूर। लेकिन पहले देखिए जरा 20 दिन बाद एफआईआर, कितने सबूत बचे होंगे, ये जो सवाल अपनी जगह कायम है। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें कुछ डेट लाइन्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आप इनको उस तरीके से देखें, उस निगाह से देखें, तारीखों के हिसाब से देखें, तो आपको पता चलेगा कि 4 जून को चंपत राय ने पुलिस को इस मामले में बताया था। तो सवाल यह है कि चंपत राय को जानकारी कैसे मिली, चोरी के संदर्भ में जानकारी कैसे मिली, और उनके पास क्या क्या ऐसा था जो पुलिस को बताए जाने लायक था। 5 जून को अयोध्या पुलिस ने छापा मारा, सिविल ड्रेस में यह छापा मारा गया। 4 तारीख को चंपत राय ने पुलिस को इंटीमेट किया। 5 तारीख को पुलिस की तरफ से छापा मारा गया, वो वीडियो भी सामने आया है, डेटलाइन के साथ सामने आया है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि अविनाश शुक्ला के घर पे छापा मारा गया। कहा यह जा रहा है रकम बरामद हुई, सिविल ड्रेस में पुलिस वाले गए हुए थे और उस दौरान एक काली पॉलीथिन में बरामद पैसों को लेकर बाहर आकर कार में बैठते हुए पुलिस वाले अविनाश शुक्ला को लेकर जाते हुए दिखाई दिए। 5 जून को चोरी के 80 लाख वही जो कहा जा रहा है बरामद हो गए थे, उनकी बरामदगी दिखाई अब जा रही है। यह भी एक सवाल है कि बरामद कब हुआ, क्या इसमें तारीखों का भी फेरबदल हो रहा है। चोरी की रकम मिली तो एफआईआर दर्ज तभी क्यों नहीं की गई। अगर 5 तारीख को यह बात सामने आ गई थी तो 5 ही तारीख को एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई। अब जरा इससे आगे की बात आपको यह भी याद होगा कि इसके बाद 7 तारीख को एक बयान आया था चंपत राय का, वो आगे आपको सुनाऊंगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि वक्त वक्त पर हुंडी कमरे की भी ऑडिट होती रहती है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अपने सभी कामों का वक्त वक्त पर ऑडिट करता रहता है और उसमें हुंडी की ऑडिट भी शामिल है, और ऑडिट में कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो उल्लेखनीय हो। अगर इतनी बड़ी बात हुई थी कि छापा हुआ था, बरामदगी हुई थी, एक तो एफआईआर नहीं हुई, और फिर चंपत राय की तरफ से यह क्यों आया कि कुछ भी उल्लेखनीय इसमें पता नहीं चला है। अब जरा यहां आइए, 13 जून लखनऊ से एसआईटी गठन का ऐलान किया गया। एसआईटी आई, एसआईटी की जांच शुरू हुई। एसआईटी की जांच के बाद जाहिर है 23 तारीख को यह पहले एसीएस होम को इसको सौंपा गया और 25 तारीख को गिरफ्तारियां हुई। अब जरा यहां पर आइए, जब यह एसआईटी की जांच शुरू हुई तो यहां पर पिछले 10 दिनों में क्या क्या ऐसा था जो छिपाया गया या छिपा दिया गया होगा, क्या क्या ऐसा था जो सतह पर नहीं आया या आने नहीं दिया गया होगा। क्या उतना वक्त, 10 दिन का वक्त, एक एक दिन एक एक, और इसीलिए आपने देखा है कि जो महत्वपूर्ण और बड़े संजीदा किस्म के इस तरह के घटनाएं होती हैं उसमें पुलिस फौरन एक्शन लेती है, कॉर्डन ऑफ किया जाता है, उस जगह की आवाजाही आम लोगों के लिए सील की जाती है, उससे संबंधित व्यक्तियों की धरपकड़ होती है, उनको अलग अलग बिठाकर पूछताछ की जाती है और पूरी कड़ियां जोड़ने की कोशिश की जाती है। यहां देखिए जरा, 15 जून 27 अप्रैल तक सीसीटीवी फुटेज मिला, 27 अप्रैल तक का सीसीटीवी फुटेज है। फिर क्या हुआ आगे, ये फुटेज के संदर्भ में जो विवेचना होनी थी, जाहिर है फुटेज गायब क्यों हुआ, दिखाई क्यों नहीं दिया, क्या आधार है कि इसके बाद चोरी हुई होगी, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या सीसीटीवी फुटेज के साथ भी छेड़छाड़ की गई, जाहिर है की गई है, और इसीलिए यह बात भी बीच में आ रही थी कि सीसीटीवी फुटेज को जहां से वो डिलीट हुई है वहां से रिट्रीव करने की कोशिश फोरेंसिक के जरिए की जाएगी, यह बात भी सामने आई थी। यहां पर जरा देखिए, 27 अप्रैल से पहले का जाहिर है वीडियो नहीं है, ये बात, ये सवाल बहुत बड़ा है कि आधार क्या है कि इसके बाद चोरी हुई है। और
ये जो पूरा वक्त मिला, अब आप देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद यह हुआ कि 25 जून को 8 लोगों के नाम एफआईआर दर्ज हुई। 8 लोगों को पुलिस ने उठा लिया। उनको पहले दिखाया गया, डिटेन किया गया है और बाद में उन्हें दिखाया गया, अरेस्ट किया गया है और फिर जाहिर है उनकी पेशी हुई। लेकिन जब पेशी हुई उस दौरान पुलिस की तरफ से रिमांड क्यों नहीं मांगी गई? क्या 20 दिन में सबूत पूरी तरह मिटाए गए? क्या इस दौरान वो तमाम लोग जो खुले घूमते रहे, क्योंकि 25 तारीख को उनकी गिरफ्तारी हुई। एक तो सवाल यह है कि सारे के सारे वो लोग जो इसमें कहीं ना कहीं शामिल रहे होंगे, क्या सभी लोग गिरफ्तार हो गए? इस 8 के बाद और कोई गुंजाइश नहीं है क्या? और 8 लोग जो पकड़े गए उनको इतना वक्त मिला जो 20 दिन का, उसमें उन्होंने क्या क्या लीपापोती करने की, हटाने की, छिपाने की, सबूत को हटाने की, मिटाने की कोशिश की गई होगी उनकी तरफ से? ये एक बड़ा सवाल है और ये डेडलाइंस बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो करीब 20-25 दिन का टाइम इसमें दिखाई दे रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्विकली इसको आगे ले जाइए और हम अपने दर्शकों को ये बताएं कि फिर इसके बाद सवाल क्या ये बहुत बड़ा हो जाता है कि अब पुलिस की तरफ से रिमांड की कोशिश भी नहीं की जा रही है? पहले जब अरेस्ट किया गया तब जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया, मतलब पुलिस की तरफ से रिमांड नहीं हुई। दूसरी बार भी अब पहले यह समझा गया कि बीच में कुछ छुट्टियां आ रही हैं, शायद ऐसा इसलिए किया जा रहा होगा क्योंकि वो पुलिस रिमांड का वक्त ऐसा ना हो कि छुट्टियों में चला जाए। ऐसा समझा जा रहा था उस दिन, जब लोगों को हैरानी हुई कि भाई इसमें पुलिस रिमांड क्यों नहीं मांगी गई। अब जब मंडे को यह समझा जा रहा था कि पुलिस रिमांड एक बार फिर से पुलिस की तरफ से इसकी कोशिशें दिखाई देंगी, कोई कोशिश नहीं हुई, पुलिस रिमांड नहीं मांगी गई। ऐसा क्यों हुआ? क्या इनसे पूछताछ आवश्यक नहीं है? क्या सब कुछ पता है पुलिस को इनको? और इस दौरान जब ये जुडिशियल कस्टडी में बिठाए गए होंगे, इसको प्लीज क्विकली फायर करते रहिए, दर्शकों को मैं बाकी की कहानी बता रहा हूं। क्या उस दौरान जब इन लोगों को जुडिशियल कस्टडी में रखा गया होगा, क्या उसी सेल में रखा गया होगा, वहां एक साथ इनको मिलने का मौका मिला होगा और उस दौरान इन्होंने मिलकर कोई कहानी बना ली होगी, साझा कहानी, जिसको पुलिस के सामने तोते की तरह दोहराएंगे? क्या इसके लिए वक्त मिल गया उनको? यह भी एक बड़ा सवाल है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मामले के जानकारों ने, विशेषज्ञों ने जो सवाल उठाए हैं, हम इस मामले में लगातार चर्चा कर रहे हैं। और एक दिन स्पेशल डायरेक्टर रहे सीबीआई के एमएल शर्मा साहब, जो आज भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, उन्होंने ये सवाल उठाया था कि क्या इस दौरान जब उनको जुडिशियल कस्टडी में रखा जाएगा, ये एक बड़ी चूक नहीं हो रही है, पुलिस की तरफ से रिमांड नहीं मांगी जा रही है, और क्या वो कोई स्टोरी कॉन्कॉक्ट कर लेंगे जिसको वो आने वाले दिनों में जिस लाइन को टो करते रहेंगे, पुलिस को बरगलाएंगे? हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमानों से आपका परिचय कराता हूं और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिद्धार्थ यादव, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक झा, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। श्रीराज नायर, जो कि वीएचपी के प्रवक्ता हैं, कई बार हमको इस चर्चा के दौरान ज्वाइन कर चुके हैं, आज एक बार फिर हमारे साथ हैं। विक्रम सिंह साहब, डीजीपी रहे हैं उत्तर प्रदेश के, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में। और एमएल शर्मा, जिनका जिक्र मैंने किया, पूर्व विशेष निदेशक रहे हैं सीबीआई के, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। शुरुआत मैं उन्हीं से करना चाहूंगा, कुछ टेक्निकल पॉइंट्स समझ लें, उसके बाद हम अपने बाकी मेहमानों के पास, पॉलिटिकल गेस्ट के पास चलेंगे। पहले तो मैं समझना चाहता हूं एमएल शर्मा सर, आज फिर पुलिस की तरफ से रिमांड की कोशिश नहीं हुई, ये क्यों हुआ होगा? जैसा मैंने पहले भी आपकी चैनल पे बताया था, इस तरह के पुलिस इन्वेस्टिगेशन में 6 स्टेप्स होते हैं: एफआईआर, सर्च, सीज्योर, अरेस्ट, पुलिस कस्टडी रिमांड, इंटेरोगेशन एंड रिकवरी। ये 7 स्टेप्स हैं। जो ये केस है, इसमें सारा एविडेंस अगर होगा तो रिकवरी बेस्ड होगा। अगर कुछ पैसा किसी से बरामद किया जाएगा तो तभी आगे ये केस चलेगा। इस केस में जो आपने मुझे बताया और जो अखबारों में आया है, दुर्भाग्यपूर्ण बात ये रही है कि जो पुलिस कस्टडी रिमांड है, अरेस्ट हुआ तो पुलिस ने पुलिस कस्टडी रिमांड ही नहीं मांगी और सीधा जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। तो ये बहुत बड़ी अहम गलती उत्तर प्रदेश ने, पुलिस ने की है और इससे केस आगे नहीं बढ़ेगा। दूसरा, जब पुलिस कस्टडी नहीं ली गई तो इंटेरोगेशन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, इसलिए कोई जानकारी इन अभियुक्तों से या अरेस्ट किए लोगों से आगे निकलेगी नहीं और तफ्तीश की लाइन आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये सारा जो प्रयास है ये बिल्कुल निष्क्रिय है, इससे कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। और इसलिए किसी सज्जन ने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन भी लगाया है
कि इस जांच को सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। अब ये सारा घटनाक्रम देख के मैं इस फर्म व्यू का हूँ कि इस प्रकरण की जांच यूपी पुलिस से हटाकर सीबीआई में दे देनी चाहिए, क्योंकि पुलिस कस्टडी रिमांड पहले 15 दिन लिया जा सकता है। ठीक। और अगर जल्दी ये केस ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है तो फिर सीबीआई को पुलिस कस्टडी रिमांड नहीं मिलेगी और ये केस वैसा का वैसा रह जाएगा। लेकिन सुप्रीम थोड़ा लॉ बदल गया है, तो ये कहा गया है सर, करता हूँ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो कहा गया है कि इस मामले में इतनी जल्दबाजी की आवश्यकता क्या है? नहीं, वो जल्दबाजी तो होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कह सकता है, छोड़ दीजिए। मैं अपनी गलती को थोड़ा सुधारता हूँ। पहले 15 दिन, फर्स्ट 15 डेज में पुलिस कस्टडी रिमांड ली जा सकती थी, अब 40 दिन हो गया है, तो थोड़ा अभी टाइम है। लेकिन ऐसे मामलों में आनन फानन में ही कुछ रिजल्ट निकलता है। बहुत धैर्य रखने से और बहुत तसल्ली से काम करने से उसमें रिजल्ट नहीं निकलता है। रिजल्ट क्या निकालना है? रिकवरी करना है, जो पकड़े गए हैं उनसे करना है, और जो और पकड़े गए लोग और व्यक्तियों का नाम बताते हैं उनसे रिकवरी करना है। बिना रिकवरी के इस केस में कुछ है ही नहीं। तो ये सारी प्रक्रिया निष्क्रिय हो चुकी है। इसलिए या तो यूपी पुलिस असल में क्या है पता नहीं कौन इसकी तफ्तीश कर रहा है। इसमें एक और बात शुरुआत में ये जो मैंने ये तफ्तीश होनी चाहिए। ये आपने एक महत्वपूर्ण बात कही है कि इस तरह के मामलों में बहुत धैर्य कई बार काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है, आनंद फानन में ही कई बार सकारात्मक नतीजे निकलते हैं। मैं विक्रम सिंह साहब के पास एक बात समझने के लिए जाऊंगा। जो सीक्वेंस आपने गिनाया उसमें पहले एफआईआर है, सर्च एंड सीजर है। एक तो ये कि सर्च एंड सीजर का कितना राइट था इस एसआईटी के पास, दूसरे ये एफआईआर तो ये तीसरे चौथे नंबर में कहीं दिखाई दे रही है, फर्स्ट स्टेप तो दिखाई दिया ही नहीं, जो कि अमूमन इस तरह के मामलों में होता है। और अगर जून 4 को ही ये पता चल गया था, चंपत राय ने इस बारे में फ्लैग कर दिया था, पुलिस गई थी, सादी वर्दी में छापे हुए थे, रिकवरी हुई थी, जिसको बाद में अब 80 लाख के बारे में कहा जा रहा है कि बाद में दिखाई गई रिकवरी है। ये शुरुआत में जो रिकवरी हुई या जो छापा मारा गया उसको औपचारिक क्यों नहीं किया गया? विक्रम सिंह साहब। दिनेश जी, श्री एबल शर्मा साहब की समस्त बातों को, बिंदुओं को मैं 100% उसको स्वीकार करता हूं और उससे सहमति व्यक्त करता हूं। जो पहली वाली हुई है, मुझे ये लगता है कि पुलिस ने उनके प्रभाव में आकर के उनके रेड में सहभागिता निभाई। ट्रस्ट के मेंबर ने कदाचित ये कहा होगा कि हमें एक रेड करना है, आप मेरी सहायता कीजिए, तो वो विश्वास के ऊपर उनकी सहायता में चले गए, बरामदगी हो गई। अब पुलिस की त्रुटियां यहां से शुरू हो जाती हैं। जिस वक्त बरामदगी होती थी, पुलिस का उत्तरदायित्व था कि रिकवरी मेमो बनाते, गवाहों का दस्तखत बनवाते, रिकवरी मेमो बना करके तुरंत जीडी में एंट्री करके एफआईआर कर देते। अगर नहीं किया है तो ये भारी प्रशासनिक त्रुटि है और इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जो पुलिस टीम गई थी उनके विरुद्ध भी प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, इसमें बिल्कुल साफ है, 3-4 चीजें तो बड़ी ही ग्लेरिंग है। आपकी एफआईआर में दिया है गिरोह एक राय होकर के, यानी एक गैंग की तरह काम किया और एक राय होकर के किया। तो जाहिर था कि अगर गिरोह है और एक राय होकर के गए हैं तो बिना कस्टोडियल इंट्रोगेशन के आप तह तक पहुंचे कैसे, और बिना तत्परता के साथ पूछताछ के आप दिनेश जी तह तक पहुंचे कैसे? ये शातिर दिमाग के अपराधी हैं। ये अपनी एक राय होकर के, जैसे इन्होंने मंदिर को और ट्रस्ट को छलनी किया, ये अब अपनी डिफेंस की तैयारी सोना और जेवरात और पैसे को ठिकाने लगाना, और जो रिसीवर और स्टोलन प्रॉपर्टी है जिनकी धारा का समावेश एफआईआर में किया गया है, उनको भी ये सावधान कर देंगे। तो ये तो एक जो विलंब हुआ है, इसने तो एक अपूर्णीय क्षति कर दी है विवेचना को, रिकवरी को। और आपका पहला सवाल, क्या एसआईटी को अख्तियार थे सर्च और सीजर के? बिल्कुल नहीं। एसआईटी इंक्वायर करती है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है। जो इन्वेस्टिगेटर होता है उसको ये अधिकार होता है सर्च और सीजर का। इसीलिए जितना विलंब एफआईआर में हुआ वो तो खैर अपने पैर की कुल्हाड़ी हो ही गए, लेकिन उसके बाद दिनेश जी जो आपने रिमांड पे नहीं लिया, वो बहुत नकारात्मक संदेश जाता है और ऐसा प्रतीत होता है कि बड़ा उदार दृष्टिकोण। एक और सर जानकार इस बारे में ये कह रहे हैं सर कि अगर एसआईटी ने इसकी विवेचना की है और एसआईटी सरकार ने बनाई है, तो सरकार इस मामले में मुद्दाई क्यों नहीं है? इसको आप कैसे देखते हैं सर? मुद्दई तो देखिए, आप याद करें 1949 में जब रामलला का प्रागट्य हुआ था तो कांस्टेबल माता प्रसाद मुद्दई बन गया था। मुद्दई तो कोई भी हो सकता है, मुद्दई होना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तब अगर जो सबसे बड़ा प्रकरण था उसमें कांस्टेबल माता प्रसाद मुद्दई हो सकता था, तो आज सरकार हो सकती थी, लोकल चौकी इंचार्ज हो सकता था, थाना अध्यक्ष हो सकता था, ट्रस्ट का कोई सेवादार हो सकता था। वो तो मैटर ऑफ डिटेल है। लेकिन पहले आप निर्णय कर लीजिए, आप चाहते क्या है? आप चाहते हैं कि अनावरण हो या आप चाहते हैं कि इसके ऊपर एक 5 ट्रक मिट्टी और पड़ जाए?
पहले तय कर लीजिए आप चाहते क्या हैं, और जैसा आप चाहते हैं तदनुसार अपना जो है जीवन लक्ष्य और रोड मैप तैयार कीजिए। इस फिलहाल जो दिखाई पड़ रहा है, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं कि इसके कोई बहुत ज्यादा सकारात्मक परिणाम निकलने वाले। तो मैं यहीं पर श्रीराज नायर साहब को इन्वॉल्व करना चाहूंगा कि नायर साहब, अगर ये बात कही गई बीएचपी की तरफ से कि इसमें निष्पक्ष और स्पीडी ट्रायल हो और जो गुनहगार हैं उनको जल्द से जल्द सजा मिले, तो ये आप देख रहे हैं इस मामले में विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं कि ये जांच की दशा दिशा दोनों ही ठीक नहीं है। देखिए, पहले दिन से ही हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आलोक कुमार जी ने कहा इसको फास्ट ट्रैक पे डाल करके इसको एकदम स्पीडी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। हम तो पहले दिन से ही कह रहे हैं, एक भी व्यक्ति जो भी इस पूरे विषय में पैसा साइफन करते हुए पाया गया, गलत कृत्य करते हुए पाया गया, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हम माननीय विक्रम सिंह जी का बहुत सम्मान करते हैं, उनके अपने व्यूज हो सकते हैं, परंतु जो पूजनीय योगी जी ने स्पष्ट कहा, एक बार इन्वेस्टिगेशन आने दीजिए, रिपोर्ट्स बाहर आने दीजिए, दूध का दूध पानी हो जाएगा। पर यह मीडिया ट्रायल हो रहा है, वो दुख की बात है। दूसरे, अब कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे, इन्हें कब से भगवान राम से प्रेम होने लग गया। ये केवल 2027 के चुनाव को देख अभी तो इस पे गए भी नहीं है श्रीराज नायर साहब। अभी तो मेरा सवाल श्रीराज नायर साहब, सर गलत हो उसको लेट्स नॉट जंप द गन सर। मैं अभी तो वहां पे गया भी नहीं हूं जहां पे आप पहले आप प्रीएम्प्टिव क्यों कर रहे हैं सर? नहीं सर, दूसरे मैं आपसे ये नहीं, आप वहां चले गए जहां मैंने अभी उनसे सवाल भी नहीं किया है। और दूसरे, जहां पर भी प्रोसीजरल अजीब स्थितियां दिख रही हैं, जो आज तक जो स्टैंडर्ड एसओपी इस तरह के मामलों में रहा है वो नहीं दिखाई दे रहा है। प्लस पुलिस को जहां पर रिमांड लेते दिखाई देना चाहिए वहां पर वो जुडिशियल कस्टडी में जा रहे हैं। लोग इस बारे में हैरान हो रहे हैं कि जिनसे पूछताछ होनी चाहिए, जिस दिन छापा पड़ा, जिस दिन रिकवरी हुई, उस दिन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन औपचारिक रूप से सामने नहीं आई। ये जांच इस तरीके से होती है क्या सर? और आप कह रहे हैं कि इसका मीडिया ट्रायल हो रहा है। मीडिया उन बातों को फ्लैग कर रही है जो सामान्य से विचलन दिखा रहे हैं, जिसमें डिविएशन दिखाई दे रहा है। और ये सिर्फ मीडिया को नहीं दिखाई दे रहा है, वो लोग जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इन महकमों की सर्विस में लगाई हो, वो सीबीआई के लोग हों या पुलिस के लोग हों, वो इस बात को फ्लैग कर रहे हैं सर। तो ये ट्रायल नहीं है सर, और गलत को गलत करना ट्रायल हो जाता है सर। देखिए, हमने तो कहा ना पहले से ही, जो भी सरकार चाहे, देखिए हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं, पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है। योगी जी और उनकी सरकार जैसा चाहेंगे, और उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति हम सब जानते हैं। हम जैसे हमेशा विक्रम सिंह जी क्या कहते हैं, नहीं मैं ये कहना चाह रहा हूं सर कि लोग, उत्तर प्रदेश में एक स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर है। इस विषय में भी सरकार सही कार्य कर रही है। हमें एसआईटी पे भरोसा रखना पड़ेगा, और एसआईटी ने कुछ और समय मांगा है, और भी इसमें कोई और एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को मिलाना पड़े। या तो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। सिद्धार्थ यादव जी भी, सिद्धार्थ यादव जी का भी यही नजरिया है, या कहीं पर वो समझते हैं कि हाँ ये जो है वो नॉर्मल नहीं लग रहा है, ये थोड़ा डिविएशन लग रहा है, और शायद यहां पर जो सवाल उठ रहे हैं वो जायज हैं, उनको लगता है, या उनको भी वही लगता है जो आपको लगता है? सिद्धार्थ यादव जी। देखिए दिनेश जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। सबसे पहली बात तो यह है कि इस पर्टिकुलर विषय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो हर प्रकार की विवेचना, हर प्रकार के असेसमेंट के लिए तैयार है। अब दो बहुत वरिष्ठ साथी हमारे यहाँ पर इस पैनल पर बैठे हुए हैं, बहुत लंबा अनुभव उनका पुलिसिंग में है, और इसीलिए मैं छोटा मुंह बड़ी बात नहीं कहना चाहूँगा, पर मैं 2-3 बातों का, क्योंकि मैं इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, विधि के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं 2-3 बात उसमें जोड़ना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, मेरे को पूरी बात, मैं इस बात से सहमत मुझे लगता है कि वो होंगे कि इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन करने पर 2 प्रकार के ऑप्शंस आपके पास होते हैं। या तो आप फिशिंग एक्सपीडिशन पर निकल जाएं, आपने तुरंत किसी को उठा लिया, जो मिला सो मिला, या फिर आप एविडेंस लेड इंटेरोगेशन करने का काम करें। ये 2 टर्म्स हैं जो इंटेरोगेशन में चलती हैं, वो हमसे बहुत बेहतर ये जानते होंगे। अगर पहली तारीख जिस दिन मुहर्रम थी, वो तो एक अलग स्थिति हो गई, वहाँ पे एक अलग बात हो गई, पर बीएनएस में बदलाव होने के बाद जो नया सेक्शन 186 आया है, जिसमें 40 डेज और एक्सेप्शनल में 60 डेज तक अलाउड है, हमको लगता है कि हमको ये इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के विवेक पर छोड़ना चाहिए कि वो इंटरोगेशन कब करना चाह रहे हैं। जो भी इसमें होना है,
आप मानिए 14 तारीख को एसआईटी का गठन हुआ, 25 तारीख को एफआईआर हुई, 26 तारीख को रिकवरीज तक हो गई, लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, 26 तारीख को ही उनको रिमांड में भेज दिया गया। सरकार की और पुलिस की गति में, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की गति में कोई कमी नहीं है, पर तरीका इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को देना पड़ेगा। वो इसकी तह तक जाएं। अगर सरकार ने ये कह दिया कि हम जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर हैं और कोई व्यक्ति कितना ही अंदर बैठा हो, कितना ही ऊपर बैठा हो, कितना ही बाहर हो, कोई भी हो, हमको इसमें बख्शना किसी को नहीं है। जो अगर इसमें दोषी होगा उसको सलाखों के पीछे पहुंचाना है। तो तरीका जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी लेना चाहती है वो लेने देना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात आपने कही है सर। दूसरी बात, जिस प्रकार का सिद्धार्थ सर, मुझे अलाउ कीजिए कि मैं एक छोटी सी बात और ऐड कर देता हूं। अभी जी बोलिए दिनेश जी। प्लीज गो अहेड सर, कंप्लीट योर थिंग सर। आप कोई प्रश्न पूछ रहे हैं दिनेश जी? मैं आपकी इस बात पे दिनेश जी, मैं एक पूछना छोटी चाहता हूं, बात लेकिन अभी आप पूरी बात कर लिए। मेरे ख्याल से हम लोगों को एक दूसरे की आवाज थोड़ा डिफॉल्ट आ रही है, इसलिए आप कहिए। हाँ, थोड़ा सा लैग है, इसलिए मैं बात पूरी कर लेता हूं। 8 लोग 7 लोग इसमें नाम किए गए, क्या उनमें आगे दिया जाएगा? 80 लोगों को नोटिस इसमें दिए जा चुके हैं। 80 मोर देन 80 पीपल। जो जिस प्रकार से एसआईटी का भी गठन किया गया, केवल इसमें नहीं, ऐसी भी रिकमेंडेशंस मांगी गई कि आगे क्या फुल प्रूफ तरीका हो सकता है, कैसे ये घटना कभी भी आगे ना दोहराई जाए, उस पर भी बात की जा रही है। रिकवरी को लेकर के भी इतना तेज उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक्शन दिखाया, और 80 लाख की रिकवरी करना ये कोई छोटी बात नहीं होती। तो जब इतनी चीजें चल रही हो दिनेश जी, तो मुझे लगता है कि जो दिशा है इन्वेस्टिगेशन की, वो एक अच्छी दिशा की ओर बढ़ रही है। हमको धैर्य भी रखना पड़ेगा, हमको विश्वास भी रखना पड़ेगा। करोड़ों ऐसा भी संभव है सर, क्योंकि आस्था के साथ सरकार, आप विधि विशेषज्ञ भी हैं, तो एक बात ये बताइए कि अगर 5 जून को कोई रिकवरी होती है तो क्या उसको लेटर किसी डेट में दिखाया जा सकता है सर? नहीं, देखिए दिनेश जी, ये कोई ऐसा विषय ही नहीं है। और जो बार बार एक बात उठाई जा रही है, नहीं दिखाया जा सकता है, नहीं दिखाया जा सकता है सर। क्या मीडिया में बात, अगर 5 या 6 जून को कोई रिकवरी होती है, उसको लेटर किसी डेट में दिखाया जा सकता है क्या? नहीं, रिकवरी जिस डेट पर होगी और आप जिसका उल्लेख कर रहे हैं वो तब की दिखाई जाएगी, और कब की दिखाई जाएगी? तो नहीं दिखाई गई ना सर, उस डेट की रिकवरी नहीं दिखाई गई है सर। कर रही हो, वही मैं कह रहा हूं, ये विचलन ही सवाल पैदा कर रहे हैं सर। वरना सर किसको उसके भी विवेचना हो जाएगी। ये कोई आप विवेचना की भी अच्छा ठीक है सर, मैं आता हूं सर। सिद्धार्थ सर, आता हूं आपके पास। आप जरा विपक्ष की आवाज भी सुनिए। आप दीपक झा के पास पहले आता हूं सिद्धार्थ सर। लेट मी गो टू द अदर पैनलिस्ट्स आल्सो सर। उत्तर प्रदेश की पुलिस की अगर स्पीड है, ये आज ही है सर। अलाउ मी टू गो टू द रेस्ट ऑफ द गेस्ट्स आल्सो। मैं आपके पास दोबारा आता हूं। दीपक झा, अभी तक जो बातें हुई हैं जी, और राज नायर साहब ने तो शुरुआती अपने रिमार्क में ये बात कही कि इसमें उनकी बात से जो मुझे लगा कि उनको ये लग रहा है कि इसमें राजनीति की जा रही है, और इसीलिए अपनी बात में उसको प्रीएम्प्ट करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें पॉलिटिक्स हो रही। देखिए, नायर साहब क्या कहते हैं पता नहीं, लेकिन यहाँ पे 2 पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी बैठे हैं, वो मुझसे और उनसे भी ज्यादा काबिल हैं। उनकी बातों पे आपने गौर किया? उन्होंने क्या कहा? इन पुलिस अधिकारियों ने क्या कहा? ये जो सरकार है ना, ये राम काज करने के लिए आई थी। हनुमान तई परसा कर पुण्य कीन्ह प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोई कहाँ विश्राम। तो जिन्होंने कहा था हम राम को लाए हैं, राम राज्य लाएंगे, भ्रष्टाचार कम कर देंगे, इस देश में दूध की नदियां बहा देंगे, यही तो सपने दिखाए थे ना। राम मंदिर बन गया मतलब राम राज्य आ गया, और आज आप राम के नाम पे लूट खसोट कर रहे। देखिए, जब आप सनातन, जब आपकी सुनिए, जब आपकी आस्था पे प्रहार होता है, जब आपकी आस्था पे चोट पहुंचाई जाती है, सनातन कराह उठता है। हिंदुत्व की जो आत्मा है, हिंदू जो इस देश में रहते हैं, वो चीख रहे हैं, उनकी आत्मा चीख रही है। दुनिया भर में 3.5 करोड़ भारतीय रहते हैं, वो भी आज शर्मिंदा हैं। जिस देश में हमने जन्म लिया, जिस राम को हमने माना, जिस राम के लिए हम रोते थे, जिस राम के दर्शन के लिए हम मरते थे, आज जिस भाजपा ने हमको एक उत्साह दिया था, उस भाजपा ने, उस आरएसएस ने आज सनातन को कलंकित किया है, आज हिंदुत्व को कलंकित किया है, आज 140 करोड़ देशवासियों को कलंकित किया है, आज भगवान राम को कलंकित किया है। दीपक, आप भी ये मानेंगे कि अगर कालनेमी बैठ के राम राम कह रहा था और उसका मोटिव गलत था,
तो उसके कह देने से सनातन कलंकित नहीं हो जाता। तो देखिए ना राम कलंकित हो जाए। सुनिए मेरी बात, पहली बात। जी। दूसरी बात, जब ये बात हो रही थी कि एफआईआर अभी तक क्यों नहीं, तो मेरी किसी विशेषज्ञ से बात हुई। उन्होंने कहा कि जरा ये भी याद कीजिए कि बोफोर्स वाले मामले में भी एफआईआर को टाला गया था और इसका खामियाजा भी तब भुगता गया था। जी। तो ऐसा नहीं है सर, नजीर पहले की भी हैं। ये जो आप कह रहे हैं ना, अगर देखा जाए तो नजीरें पहली की भी हैं। लेकिन मैं अब इसको लेकर जरा भुवन भास्कर, मैं आता हूं, इसका जवाब लूंगा मैं आपसे। नहीं, एक मिनट, आपने सवाल किया तो आपको जवाब तो लेना पड़ेगा ना। तो अगले 30 सेकंड में। देखिए, हम अब विश्व गुरु बन रहे हैं चोरी में, बच्चों का भविष्य बर्बाद करने में, महंगाई, काला धन, ये सब लाने में तो फेल हो चुके हैं। मोदी जी अब इस पे बात नहीं करते। मोदी जी मन की बात कर रहे थे ना कल, क्यों नहीं कहा? राम मंदिर के लिए एक शब्द क्यों नहीं कहते? मैं एक बात कहना चाहता हूं। आप जब कह रहे हैं कि आप मेरी बात का जवाब दे रहे हैं, तो आप ये सुनिए, मुंशी प्रेमचंद ने एक बात कही थी कि कोई भी आदमी अच्छा या बुरा नहीं होता, अच्छा और बुरा होता है। तो एकदम से सारी चीजों को डिस्क्रेडिट कर देना एक चीज पर, यह भी ठीक नहीं है। दीपक झा, इस पर विचार कीजिएगा। मैं आपके पास वापस लौटता हूं। मैं भुवन भास्कर जोशी। भाई, आपने विचार करने के लायक छोड़ा ही नहीं है। जो भाजपा, जो विश्व हिंदू परिषद, जो आरएसएस। अब आगे जाऊं मैं, अब इस पे आपकी बात हो गई हो तो मैं जरा आगे जाकर मैं भुवन भास्कर जोशी जी को भी शामिल करता हूं। भुवन भास्कर जोशी जी, जांच ठीक चल रही है? जी। दिनेश जी, जो प्रभु राम के मंदिर अयोध्या में जो चढ़ावे की डकैती हुई है, हम ये कहना चाहते हैं ये केवल एक डकैती नहीं है, ये डकैती है हमारी आस्था पर, ये डकैती है हमारे सनातन पर, जो कि चंपत राय गैंग के द्वारा वहां पर हुई है। और जो बात इन्होंने देश को पहले नहीं बताई, 2026 में आते आते देश उस बात को समझ गया है। वो बात पूरी अब हुई है। इन्होंने कहा था राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन जो आगे की बात है वो 2026 में तक देश समझ गया है। जमकर चंदा चुराएंगे, चुनाव में लुटाएंगे, एमपी एमएलए तुड़वाएंगे, अपनी सत्ता बचाएंगे। ये देश और प्रदेश समझ रहा है। इसके सबूत हैं आपके पास? योगी जी की बात हो रही थी आपके चैनल में। भुवन भास्कर जी, आप जो कह रहे हैं इसके सबूत हैं? देश जानना चाहता है। आपने तो पूरी एक वो एस्टेब्लिश कर दी कि पैसा कहां से आया, कैसे साइफन ऑफ हुआ और लगाया कहां पे गया। तो आप क्या ये एस्टेब्लिश कर देंगे? सब प्रमाण आप इसको अदालत में भी प्रमाणित कर देंगे या राजनीति कर रहे हैं आप इसमें? मैं सारे विषय को तथ्यात्मक तरीके से कहता हूं। और जो योगी जी मशहूर है कि बुलडोजर निकल जाता है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पे, वो बुलडोजर का तेल खत्म हो गया है या बुलडोजर का इंजन खराब हो गया, ये भी देश जानना चाहता है। वो बुलडोजर कहां चला गया? और आप कह रहे थे कि उम्मीद हम इनसे न्याय की करें। कैसे करें न्याय की? ट्रस्टी कंप्लेंट कर रहा है, मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा विश्वसनीय अधिकारी इसकी जांच कर रहा है, मुख्यमंत्री को रिपोर्ट देगा, तो कैसे न्याय हो पाएगा? और इनके न्याय नहीं हो पाएगा देश के साथ। इनके एमपी भुवन भास्कर जोशी जी, देखिए, जांच को लेकर सवाल जी क्या कह रहे हैं? भुवन भास्कर जी, देखिए, आप बड़े जोशीले तरीके से अपनी बात रखते हैं। आपका ये तरीका मुझे बड़ा पसंद है। लेकिन कुछ एक बातें मैं आपसे जानना चाहता हूं सर। देखिए, आप ये जो कह रहे हैं कि यहां तक नारा था, फिर ये नारा उससे आगे बढ़ गया, अगर आपके पास प्रमाण है तो आपको अदालत जाकर इसको एस्टैब्लिश करना चाहिए। अगर नहीं है और आप ये बात कह रहे हैं, तो श्रीराज नायर जो कह रहे थे कि इसमें राजनीति करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है, आप उनकी बात को सच साबित कर रहे हैं सर। तो उतना ही कहिए जहां तक फिर ये ना लगे कि राजनीति हो रही है। ये इस पे दीपक झा भी बड़ा मतलब हैरान होकर दे रहे हैं कि ऐसा क्यों। मैं कहता हूं कि अगर इसमें यहां तक आपके पास प्रमाण है कि इससे एमपी एमएलए खरीद लिए गए, ये पैसा गया कहां, यहां तक की ट्रेल आपके पास है, तो आपको अदालत जाना चाहिए। ये एक बार फिर से शर्मा साहब के पास जाना चाहता हूं। एमएल शर्मा साहब, ये सबूत गड़बड़ाने ना पाए, हर तरह का सबूत इंटैक्ट रहे, इसके लिए जैसे ही मामला संज्ञान में आता है तो तुरंत क्या किया जाना आवश्यक होता है? ये जो 20, 22, 25 दिन गुजर गए, इसमें सबूतों के साथ क्या क्या हुआ हो सकता है? देखिए, जो सरकार ने एसआईटी बनाई थी वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी थी। तफ्तीश, जिसको इन्वेस्टिगेशन कहते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, वो तब शुरू होता है जब एफआईआर दर्ज हो जाती है। तो हमारा फोकस उस कार्रवाई पर होना चाहिए, उस तफ्तीश पर होना चाहिए जो एफआईआर के बाद हुई है। उससे पहले की जो इंक्वायरी है, ठीक है, उसमें शक शुबा के आधार पर कुछ नाम आ गए, लेकिन उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। अब
अभी आपने शायद कहा, मैंने सुना कि 5 जून को कुछ करेंसी नोट्स की रिकवरी वगैरह हुई थी, तो उस रिकवरी का कोई मतलब नहीं है, कोई मायना नहीं है, कानून में उसकी कोई महत्ता नहीं है, क्योंकि रिकवरी वही मानी जाएगी जो अक्यूज्ड बताएगा कि मैंने पैसे निकाले और मैंने वहाँ रखे हैं और मैं आपको बरामद करा देता हूँ। उस रिकवरी को बोलते हैं सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट की रिकवरी। अब उसका सेक्शन बदल गया है, सेक्शन 23(1) हो गया है। उस रिकवरी को ही सबूत माना जाता है। किसी के घर में घुस जाओ, अक्यूज़ के बिना कन्फेस किए हुए और अक्यूज़ की बिना मौजूदगी कुछ पैसा बरामद कर लो, उसकी वैल्यू तो थोड़ी बहुत है, लेकिन वो वैल्यू नहीं है जो 27 एविडेंस एक्ट या 23 नया कानून है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसकी रिकवरी की होती है। तो कानूनी दृष्टि से हमें इस पर इस फ़र्क को समझना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंटेरोगेशन से ही तो इन अक्यूज़ को अलग अलग रखा जाए, उनको एक दूसरे से ज़रूरत पड़े तो कन्फ्रंट कराया जाए। अगर ये इकट्ठे रहेंगे तो कुछ नहीं बोलेंगे, सब एक चुप्पी धार लेंगे। लेकिन कन्फ्रंटेशन कराने से कुछ चीज़ें सामने आती हैं, वो सब अभी तक नहीं हुआ है। मैं उसको रिपीट करना चाहता हूँ क्योंकि पुलिस ने इनका कस्टोडियल इंटेरोगेशन नहीं किया है, लेकिन अभी भी अरेस्ट के 40 दिन तक पुलिस इन लोगों का पुलिस कस्टडी रिमांड ले सकती है। और अभी तक ये संभव है कि इनका बहुत गहराई से इंटेरोगेशन किया जाए। ठीक है। आज के ज़माने में चोर थोड़ी बोलता है कि मैंने चोरी कर ली है। मैं अभी तक ये नहीं कहना चाहता हूँ कौन चोर है। ठीक है, तो ये 20-25 दिन सबूतों की हेर फेर के हिसाब से, इधर उधर कर देने के हिसाब से क्या बहुत क्रिटिकल टाइम है जिसको जाया जाने दिया गया है? इस पर मैं आऊंगा। डीजीपी साहब आपके पास, एक्स डीजीपी विक्रम सिंह साहब भी हमारे साथ हैं, लेकिन चढ़ावा चोरी के वीडियो सबूत सामने आए हैं जिसके बारे में लगातार चर्चा हो रही है और इसी पर यह कहा गया कि साक्ष्य को लेकर जो भारतीय नियम हैं उसके मुताबिक ये पहले की रिकवरी को बहुत सिग्निफिकेंट नहीं माना जा सकता। 5 जून के वीडियो में चढ़ावा चोरी के सबूत हैं। 5 जून को पुलिस ने लाखों की रकम बरामद की थी। 5 जून को अविनाश शुक्ला के घर पर पुलिस गई थी और 5 जून का ही ये वीडियो है जो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। यहां पर पुलिस जब निकलती है अविनाश शुक्ला के साथ, ये पीली शर्ट में अविनाश शुक्ला आपको दिखाई दे रहा है और साथ में सादी वर्दी में पुलिस वाले आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये हाथ में जो ये पॉलीथिन जिसको हम लाल दायरे में तीर के साथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये ब्लैक पॉलीथिन के भीतर ही नोटों का बंडल है और जिसके क्वांटम के संदर्भ में बताया जा रहा है कि 80 लाख के आसपास ये हो सकते हैं। अब जरा देखिए, पुलिस ने चंपत राय का बयान दर्ज किया। एक एक करके 140 लोगों के बयान दर्ज होंगे। अनिल मिश्रा, गोपाल राव का भी बयान दर्ज किया जाएगा। तो ये बयान दर्ज हो रहे हैं, जाहिर है ये महत्वपूर्ण है कि इनसे पूछताछ हो रही है, लेकिन ये बयान तब जबकि ये जाहिर है अभी इनका इस्तीफा भी स्वीकार नहीं हुआ है। इन्होंने इस्तीफा तो दिया है, इस्तीफा स्वीकृत होगा 11 तारीख को और ये जो जुडिशियल कस्टडी में भेजे गए हैं ये सभी गिरफ्तार लोग ये 13 तारीख तक भेजे गए हैं। तो ये टाइमिंग भी अपने आप में ये टाइमलाइन भी कई चीजें दिमाग में अगर इंटरकनेक्ट करती हैं चीजें तो कई सवाल उठते हैं। अब जरा देखिए फैजाबाद बार एसोसिएशन का क्या फैसला आया है। फैजाबाद बार एसोसिएशन कह रहा है कोई भी वकील आरोपियों का केस नहीं लड़ेगा। केस लड़ने वाले पर 5 लाख का जुर्माना होगा। आरोपियों का केस लेने वाले वकील की सदस्यता रद्द होगी बार एसोसिएशन की तरफ से, ये भी कहा जा रहा है। विक्रम सिंह सर, आपके पास एक बार फिर से सबूतों के इधर उधर हो जाने के हिसाब से 20-25 दिन लोगों को बड़ा चिंतित कर रहे हैं। क्या ये चिंता जायज है या ये इंश्योर कर लिया गया होगा कि कोई भी सिग्निफिकेंट सबूत इधर उधर ना हो? नहीं, मैं समझता हूं कि अब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का महत्व आने के बाद सबूत को अब कुछ नष्ट भ्रष्ट करने का दुस्साहस नहीं करेगा, लेकिन जो ऑलरेडी डैमेज हो चुका है उसके बारे में क्या करेंगे। 5 तारीख को जो 80 लाख बरामद हुए थे उसकी ये हो सकता है कि इस ट्रस्ट ने पुलिस को बाएतबार ऑन ट्रस्ट बुला लिया हो कि हमको कुछ अपने हमें शक है कि ट्रस्ट का पैसा यहाँ है और हमारे साथ कहीं कोई हादसा ना हो जाए, आप हमारी हिफाजत के लिए चलिए। पुलिस चली गई, लेकिन पुलिस की ये जिम्मेदारी थी कि जब ये चीज आती थी तो उसको जीडी में लिख करके उसका एक नोट बना करके रिकवरी मेमो बना के जीडी एंट्री तो जरूर करती, तो अब वो साक्ष्य में आ जाता कि एक इसके आरोपी के यहाँ 80 लाख रुपए बरामद किए थे जिनके गवाहान ये थे, तो एक मटेरियल एविडेंस जरूर हो जाता। राइट। अब ये जो एसओपी बताया गया था शुरुआत में ही, चर्चा की शुरुआत में अमल शर्मा साहब ने एक एसओपी और उसका सीक्वेंस बताया था कि व्हाट इज द सीक्वेंस इन दैट एसओपी।
वो क्योंकि इसमें फॉलो होता हुआ नहीं दिखाई दिया है। अब ये जो पूरा परिक्रमा एक चक्कर हम पूरे चर्चा की करके आ गए हैं आपके पास नायर साहब, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि चिंताएं क्यों हैं। श्रीराज नायर मैं तो अभी भी यही कहूंगा, मैं विक्रम सिंह साहब का, शर्मा साहब का हम बहुत सम्मान, हाँ शर्मा साहब और विक्रम सिंह साहब का तो हम सब सम्मान करते हैं, उनका एक बहुत बड़ा विशाल अनुभव रहा है पुलिसिंग में। लेकिन यहां पर जो भी हो रहा है ये सेंसेशनलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है, इसको सनसनीखेज बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कोई भी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन से किसी को बचाने का प्रयास नहीं हो रहा, और हमें योगी जी की सरकार इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पे पूर्ण रूप से भरोसा करना पड़ेगा। पर ये राजनीतिक गिद्धखोरी जो हो रही है वह भी पूरी तरह से गलत है। देखिए किस प्रकार से नहीं, भरोसा तो सर भरोसा तो किया जाता है। देखिए ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर भरोसा होता है, ये बात आप सही कह रहे हैं श्रीराज नायर साहब। बल्कि शुरुआत में जब इसकी चर्चा हुई और आज भी उनके नेता बेल पे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं विश्व हिंदू परिषद चंपत राय जी के आज तक के जीवन और उनके ईमानदारी और निष्ठापूर्ण जीवन जीने को लेकर, तो ये व्यक्तिगत जीवन को लेकर आज भी वीएचपी कहती है भरोसा उसकी बात नहीं है, लेकिन जो हुआ है उसके संदर्भ में जांच का जो सीक्वेंस होना चाहिए, जो एसओपी होना चाहिए, क्या वो फॉलो हो रहा है और नहीं हो रहा, तो क्या सवाल उठना नाजायज है? सवाल ये है सर। लेकिन क्योंकि अब वक्त नहीं है, केवल 15 सेकंड आपको देता हूं, ये भी एक्सीड हो रहा है। दीपक जी देखिए, बंगारू लक्ष्मण इसी भाजपा के अध्यक्ष थे, 1 लाख कैमरा के लेते सामने पकड़े गए थे। तो इनका चरित्र ये है कि देश को बेच सकते हैं, भगवान के नाम पे लोगों के भावनाओं के साथ व्यापार कर सकते हैं। ये तो नो एफआईआर। तो विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि ये उन लोगों की तरफ से हो रहा है जो जांच को भी अगर कंडक्ट करा रहे हैं, तो विपक्ष कह रहा है कि हमको भरोसा नहीं है। और इसीलिए जो सत्ता पक्ष है उसका कहना यह है कि मुद्दा गंभीर है, जांच हो रही है, लेकिन इसमें जो राजनीति की जा रही है वो गलत है। इन दोनों तरफ की बातों के बीच, इन आरोपों प्रत्यारोपों के बीच में जांच सही दिशा में जा रही है कि नहीं जा रही है, और जो दोषी हैं वो वाकई अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचेंगे कि नहीं, आज की चर्चा से आपको इसका इशारा मिला होगा।